हेलो और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12th की हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी की बुक है उसके सिलेबस के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। और यदि आप एएमआरएस, केवीएस, एनवीएस या डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रहे हैं, खास करके पीजीटी हिस्ट्री की, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो देखिए, क्लास 12th के सिलेबस की चर्चा करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान होना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इतिहास किसे कहते हैं, साथ ही इतिहास को जानने के लिए जिन साधनों या टूल्स की जरूरत होती है उन्हें हम कहते हैं ऐतिहासिक स्रोत। तो ऐतिहासिक स्रोत के ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि इतिहास का विभाजन कितने भागों में किया गया है और किस आधार पर किया गया है, तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे अंत में हम चर्चा करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री की जो बुक है उसके सिलेबस के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि इतिहास क्या है, अर्थात इतिहास कहते किसे हैं। तो सबसे सरल परिभाषा की बात करूं तो अतीत की बातों का वर्तमान में अध्ययन इतिहास कहलाता है। अर्थात पास्ट की जो बातें हैं उनका जब हम प्रेजेंट में स्टडी करते हैं तो उसे ही इतिहास कहते हैं। तो क्या हम पास्ट की प्रत्येक बात को इतिहास के अंतर्गत रख सकते हैं? ऐसा नहीं है। केवल उन्हीं बातों को हम इतिहास के अंतर्गत रखेंगे जो प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित हो, साथ ही क्रमबद्ध हो। अर्थात इतिहास का क्रमबद्ध होना बहुत ही जरूरी होता है। इतिहास का अध्ययन हम एक निश्चित क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम भारत के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करते हैं, उसके बाद में मध्यकालीन भारत का इतिहास का अध्ययन करते हैं और उसके बाद में हम आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन करते हैं। और यदि हम बात करें प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले हम पाषाण काल का अध्ययन करते हैं, उसके बाद में हम ताम्र पाषाण काल का अध्ययन करते हैं, फिर हम सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करते हैं और एक निश्चित क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं, प्रामाणिक स्रोतों की चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, प्रामाणिक स्रोतों से मेरा तात्पर्य है ऐतिहासिक स्रोतों से। अब हम चर्चा करते हैं कि ऐतिहासिक स्रोत कहते किसे हैं। देखिए, ऐतिहासिक स्रोतों से तात्पर्य होता है ऐसे टूल्स या साधन जिनकी सहायता से हम इतिहास को जान सकते हैं। और ऐतिहासिक स्रोतों को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला आ जाता है आपका पुरातात्विक स्रोत और दूसरे आ जाते हैं लिखित साक्ष्य। तो पुरातात्विक स्रोतों में सबसे पहले आ जाते हैं उत्खनन से प्राप्त अवशेष। देखिए, उत्खनन से प्राप्त अवशेष से मेरा तात्पर्य है जब आप हिस्टोरिकल साइट की खुदाई करते हैं तो वहां से हमें बहुत सारे अवशेष मिलते हैं, जैसे मृद भांड है, मृण मूर्तियां हैं या अन्य बहुत सारे ऐसे अवशेष जिनकी सहायता से इतिहासकार इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त अधिकतर शासकों ने अपने समय में अपने शासकीय आदेश और अपनी उपलब्धियों के लिए अभिलेख लिखवाए, तो उन अभिलेखों की सहायता से भी हमें इतिहास की जानकारी मिल जाती है। तीसरा आ जाता है स्मारक और भवन, इनसे भी हमें इतिहास की जानकारी मिल जाती है। सिक्के और मुद्राएं, इनकी सहायता से भी हमें इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। और सबसे अंत में आ जाते हैं मूर्तियां, शैलचित्र और कलाकृतियां, इनकी सहायता में से भी हमें तत्कालीन समय की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति के बारे में पता चलता है। दूसरे ऐतिहासिक स्रोत आ जाते हैं, वो आ जाते हैं लिखित साक्ष्य। और यदि हम बात करें लिखित साक्ष्यों की तो इनमें सबसे पहले आ जाते हैं धार्मिक साहित्य आ जाते हैं, जिनमें जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य और ब्राह्मण साहित्य प्रमुख है। धर्मेतर साहित्यों की बात करें तो धर्मेतर साहित्य में आ जाते हैं विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ आ जाते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं धर्मेतर साहित्य में। तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। तो देखिए, समय समय पर बहुत सारे विदेशी यात्री हैं वो भारत में आए और उन्होंने भारत के बारे में जो देखा वो अपनी पुस्तक में लिखा। उनकी सहायता से भी हमें तात्कालीन समय की भारत की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जो धार्मिक स्थिति है उसके बारे में जानने को काफी कुछ मिलता है। अब हम चर्चा करते हैं कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, यदि हम बात करें ऐतिहासिक स्रोतों की तो ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। पहला आ जाता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल में मानव पढ़ा लिखा नहीं था। पढ़ा लिखा नहीं था तो हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। तो इस टाइम पीरियड को जानने के लिए हमें पूर्ण रूप से पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। और इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं पाषाण काल का, अर्थात स्टोन एज का हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। तो देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल में मानव पढ़ा लिखा था। यहाँ पर हमें लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, लेकिन उन लिखित साक्ष्यों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता की जो लिपि है चित्रात्मक लिपि, इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। तो इसलिए इस काल में लिखित साक्ष्य होते हुए भी हमें पूर्ण रूप से पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का।
तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो देखिए ऐतिहासिक काल में मानव पढ़ा लिखा था, सभ्य था, यहाँ पर लिपि मौजूद है और उस लिपि को हम पढ़ने में भी सफल हैं। तो इस टाइम पीरियड से हमें इतिहास के बारे में ज़्यादा स्पष्ट जानकारियाँ मिलना शुरू हो जाती हैं। और इस टाइम पीरियड को जानने के लिए हमें पुरातात्विक स्रोत, लिखित स्रोत और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत तीनों ही मिल जाते हैं। और इस टाइम पीरियड की जो शुरुआत मानी जाती है वह मानी जाती है महाजनपद काल से, अर्थात लगभग 600 ईसा पूर्व से। और उसके बाद का जो टाइम पीरियड है उसको हम रखते हैं ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। देखिए अभी हमने देखा कि ऐतिहासिक स्रोतों की सहायता से भारतीय इतिहास को हमने तीन भागों में बांटा: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और यदि हम बात करें अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तो इसके आधार पर भी जो भारत का इतिहास है उसे तीन भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। एनसीईआरटी की जो 12th क्लास की बुक है उसको भी तीन भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग में हम चर्चा करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास की, सेकंड भाग में हम चर्चा करते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास की और थर्ड भाग में हम चर्चा करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास की चर्चा करते हैं। यहाँ पर प्रारंभ से लेकर और 1206 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है उसको इतिहासकारों ने प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत रखा है। 1206 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है उसको मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत रखा है। और 1757 ईस्वी से लेकर और 1947 ईस्वी तक के जो टाइम पीरियड है उसको रखा है आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत रखा है। यहाँ पर हम चर्चा करें, प्राचीन भारत के इतिहास की चर्चा करें तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं पाषाण काल का, जिसे प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं क्योंकि इसमें मानव पढ़ा लिखा नहीं था। और इस पीरियड को जानने के लिए हमें पूर्ण रूप से पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। पाषाण काल इसलिए कहते हैं कि मानव इस समय केवल और केवल अपने दैनिक उपयोग के लिए जिन औजार या उपकरण का प्रयोग करता था वह पाषाण से बने होते थे, अर्थात पत्थर से बने होते थे। इसीलिए इस काल को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इसका जो टाइम पीरियड था ये लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर और 6000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। देखिए एनसीईआरटी की जो 12th क्लास की बुक है उसमें यही टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो हम इसी को ऑथेंटिक मानकर चलेंगे। क्योंकि आप अलग अलग बुक्स पढ़ोगे तो उसमें इसके टाइम पीरियड में आपको अंतर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हम 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें दिए गए ही टाइम पीरियड को ही हम ऑथेंटिक मान के पढ़ेंगे। इस समय का जो मानव था या तो वह शिकार करता था या फिर वो खाद्य संग्रह करता था और वह किसी भी प्रकार की कोई धातु से परिचित नहीं था। मानव सबसे पहले जिस धातु से परिचित हुआ वह थी तांबा। तो देखिए पाषाण काल के बाद में क्या होता है कि मानव तांबे और पाषाण दोनों के औजार और उपकरण प्रयोग में लाता है, तो इस काल को कहा जाता है ताम्र पाषाण काल। और इसकी जो शुरुआत होती है लगभग 6000 वर्ष पूर्व होती है। उसके बाद में हम अध्ययन करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखिए जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है वो इसी के ऊपर आधारित है। 12th क्लास की बुक में हमें पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के बारे में नहीं बताया गया है। तो जो पहला चैप्टर है वह है सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है ये 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में हम अध्ययन करते हैं वैदिक काल का, जिसका टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। तो ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद में आ जाता है महाजनपद काल आ जाता है, जिसका टाइम पीरियड आ जाता है 600 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व। उसके बाद में आ जाता है मौर्य काल, 322 से 185 ईसा पूर्व। देखिए मौर्य काल के बाद में हम अध्ययन करेंगे मौर्योत्तर काल का, और इसका टाइम पीरियड माना जाता है 185 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईस्वी तक। मौर्योत्तर काल के बाद में आता है गुप्त काल, जिसका टाइम पीरियड माना जाता है 319 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक। तो यहाँ पर ये जो महाजनपद काल से लेकर गुप्त काल है लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी मान लेते हैं हम मोटे तौर पर। इस टाइम पीरियड का जो अध्ययन है वो हम करेंगे क्लास 12th की जो बुक है उसमें चैप्टर 2, 3 और 4 में। और इसके बाद में आ जाता है गुप्तोत्तर काल। तो देखिए गुप्तोत्तर काल में इतिहासकारों में थोड़ा मतभेद है। कुछ इतिहासकार इसे प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं, जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसका अध्ययन मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत करना चाहिए। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि हम बात करें मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है ये 1206 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक माना जाता है। इस टाइम में भारत में मुस्लिम आक्रमण शुरू हो जाते हैं और इस टाइम पीरियड में भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाती है। और इसको भी दो भागों में बांटा गया है, सल्तनत काल जिसका टाइम पीरियड है 1206 से 1526 ईस्वी तक,
और दूसरा आ जाता है मुगल काल, जिसका टाइम पीरियड है 1526 से 1757 ईस्वी तक। सल्तनत काल में 5 वंश प्रमुख हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। मुगल काल में हम मुगलों का अध्ययन करेंगे, जिसमें बाबर और उसके वंशजों का अध्ययन करेंगे। 1757 में क्या होता है कि प्लासी का युद्ध होता है और एक होता है बक्सर का युद्ध, और ये बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। इन दो युद्धों के पश्चात में भारत में एक और राजनीतिक शक्ति की स्थापना होती है, और वह है अंग्रेज। अंग्रेज भारत में 1757 से पहले केवल व्यापारी के रूप में थे, लेकिन 1757 में प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध में विजय के पश्चात इन्होंने भी अपने आप को भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया, और यहीं से भारत के आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसकी शुरुआत हो जाती है। इसकी शुरुआत मानी जाती है 1757 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक, जब तक भारत आजाद हुआ। अब हम चर्चा करते हैं 12th क्लास का जो सिलेबस है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए 12th क्लास में 3 बुकों में इस सिलेबस को डिवाइड किया गया है, और 12th क्लास की जो बुक का जो भाग फर्स्ट है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, इसमें हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। भाग 2 में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। और 12th क्लास की जो तीसरी बुक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, इसमें हम अध्ययन करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास का। तो अब हम चर्चा करते हैं 12th क्लास की हिस्ट्री की बुक के सिलेबस के ऊपर। तो देखिए भाग फर्स्ट में जो चैप्टर फर्स्ट है इसका नाम है ईंट, मनके और अस्थियां। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे हड़प्पा सभ्यता, या जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इसका जो टाइम पीरियड है वह माना गया है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक माना गया है। सेकंड चैप्टर है राजा, किसान और नगर। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक, अर्थात महाजनपद काल से लेकर गुप्त काल तक का जो इतिहास है प्राचीन भारत का, उसके अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे। और उसमें केवल हम अध्ययन करेंगे इस टाइम पीरियड का आर्थिक और जो राजनीतिक इतिहास है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। चैप्टर 3 है, इसके अंतर्गत भी हम 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का जो इतिहास है उसी का अध्ययन करेंगे, अर्थात महाजनपद काल से लेकर गुप्त काल तक का जो इतिहास है उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन इस टाइम पीरियड में हम अध्ययन करेंगे महाजनपद काल से लेकर और गुप्त काल का जो सामाजिक इतिहास है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसमें हम आधार मानेंगे जो भारतीय इतिहास का एक महाकाव्य है महाभारत। यहाँ पर हम महाभारत को आधार मानकर इस टाइम पीरियड का जो आरंभिक समाज है या जो सामाजिक इतिहास है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चैप्टर जो 4 है इसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। और इस टाइम पीरियड में यानी महाजनपद काल से लेकर गुप्त काल तक हम अध्ययन करेंगे भारत का जो धार्मिक इतिहास है उसका हम अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आ जाते हैं वैदिक धर्म आ जाता है, इसके अलावा जैन धर्म आ जाता है, बौद्ध धर्म आ जाता है, शैव धर्म आ जाता है और वैष्णव मत आ जाता है। इन सब का हम अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर हम जो फोकस करेंगे वो करेंगे बौद्ध धर्म पर। साथ ही सांची का जो स्तूप है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, यानी इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी जो धर्म है जैसे वैदिक है, जैन है, शैव है, वैष्णव, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। क्लास 12th की जो बुक है उसका भाग 2 है, उसके चैप्टर 5 का नाम है यात्रियों के नजरिए। तो देखिए जब हमने भारत के ऐतिहासिक स्रोत पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था विदेशी यात्रियों का वृतांत। देखिए भारत में समय समय पर बहुत सारे विदेशी यात्री भारत में आए और उन्होंने भारत के बारे में जो देखा वो लिखा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेगस्थनीज है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था तो इसने मौर्य काल के बारे में बहुत कुछ लिखा। पाइयान है, ये गुप्त काल में आया था तो गुप्त काल के संबंध में हमें इसकी बुक से बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। हैनशांग है, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो यहाँ पर हैनसांग की जो बुक है उसमें हमें हर्षवर्धन के टाइम पीरियड के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। यदि हम बात करें चैप्टर 5 की यात्रियों के नजरिए, तो यहाँ पर हमें 3 यात्रियों के बारे में पढ़ना है मुख्यतः, अल बरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर। इन 3 यात्रियों के बारे में हमें इस चैप्टर में चर्चा करनी है कि इन यात्रियों ने कहाँ की यात्रा की, क्या लिखा और किसके बारे में लिखा, इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। चैप्टर जो 6 है इसमें हम चर्चा करेंगे भक्ति और सूफी परंपरा के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए 8वीं से और 18वीं शताब्दी के मध्य में हिंदू और मुस्लिम धर्म दोनों में ही एक आंदोलन आता है इसकी कुरीति और अंधविश्वासों के प्रति। तो वैदिक धर्म या हिंदू धर्म में जो आंदोलन आता है उसे हम भक्ति परंपरा के नाम से जानते हैं, और मुस्लिम धर्म में जो सुधार के रूप में जो आंदोलन आता है उसे हम सूफी परंपरा के रूप में जानते हैं। तो उसका अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे, चैप्टर 6 में करेंगे। चैप्टर 7 है, इसमें हम अध्ययन करेंगे विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी रही है विजयनगर, जो वर्तमान में हम्पी के निकट है।
इसके अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत ही हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर जो हम्पी की खोज हुई है, विजयनगर की जो खोज हुई है, इसके इमारत के जो दृश्य हैं उनकी हम अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत नए भवन की जो रूपरेखा है वो कैसी रही उसका हम अध्ययन करेंगे, मंदिरों का हम अध्ययन करेंगे, दुर्ग का हम अध्ययन करेंगे, साथ ही उस समय की जो सिंचाई पद्धति है उसका भी हम अध्ययन करेंगे। चैप्टर 8 में हम अध्ययन करेंगे मुगल काल का जो कृषि समाज है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, खास करके कृषि संबंधी जो संरचना है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे 16वीं से और 17वीं शताब्दी के मध्य में। और यहाँ पर हमने जो आधार माना है वह माना है आईने अकबरी को माना है। आईने अकबरी ये अबुल फजल की रचना थी और अबुल फजल ने उस समय की जो कृषि व्यवस्था थी उसके बारे में अपनी पुस्तक आईने अकबरी में लिखा है। तो उस समय के जो कृषि के संबंध में जो जानकारी है वो हम पढ़ेंगे, चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। क्लास 12 की जो बुक है भाग 3, इसमें हम अध्ययन करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि भाग फर्स्ट में हमने अध्ययन करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास का, भाग सेकंड में हम अध्ययन करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास का, और भाग 3 में हम अध्ययन करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, भारत में जब आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत होती है तो उस समय अंग्रेजों का शासन प्रारंभ हो जाता है और जो भारत है यह अंग्रेजों का उपनिवेश था। इस टाइम पीरियड में हम उपनिवेशवाद, देहात अर्थात जो ग्रामीण समाज है उसका हम अध्ययन करेंगे। और इन सब का जो आधार माना गया है चैप्टर 9 में, वह माना गया है कि उस समय के जो सरकारी जो अभिलेख है उनकी जो रिपोर्ट है उनको आधार मानकर हम उनका अध्ययन करेंगे, उपनिवेशवाद का और देहात का। साथ ही हम अध्ययन करेंगे उस समय की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का अध्ययन करेंगे, संथाल जाति का अध्ययन करेंगे और पहाड़िया जो जातियां थी उनका भी हम अध्ययन करेंगे। इस बुक का जो चैप्टर 10 है इसमें हम अध्ययन करेंगे 1857 की जो क्रांति हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ उसका हम अध्ययन करेंगे। देखिए, चैप्टर जो 11 है उसमें हम अध्ययन करेंगे महात्मा गांधी और उनके राष्ट्रीय आंदोलन की हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन जो 1918 में शुरू हो गए थे महात्मा गांधी के द्वारा। इसके अतिरिक्त हम महात्मा गांधी के जो 3 प्रमुख आंदोलन थे, जिनमें पहला आ जाता है असहयोग आंदोलन, दूसरा आ जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा आ जाता है भारत छोड़ो आंदोलन, उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, उस टाइम पीरियड में अंग्रेजी और हिंदी भाषा में जो समाचार पत्र छपे महात्मा गांधी और उनके आंदोलन के संबंध में, उन्हीं को आधार मानकर हम इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। साथ ही अन्य जो समसामयिक जो लेखन थे उनमें जो रिपोर्ट जारी हुई उनको आधार मानकर हम इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। अंतिम जो हमारा चैप्टर है 12th चैप्टर है, इसमें हम अध्ययन करेंगे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, साथ ही संविधान सभा की जो बहस है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से 12th क्लास की जो बुक है उसको 3 भागों में बांटा गया है। भाग फर्स्ट जिसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे, सेकंड भाग में हम अध्ययन करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास का, और थर्ड भाग में हम अध्ययन करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास का। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे चैप्टर फर्स्ट की चर्चा करेंगे, अर्थात हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम जानेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।